कि मैंने रामकुमार कश्यप जी से पूछा इस मौसम का कोई रैली पर असर तो नहीं होगा। उन्होंने उत्तर दिया प्रभु मालिक है। और आज मैं देख रहा हूं कि इंद्र देवता मुझे लगता है स्वयं महर्षि कश्यप के पास गए होंगे, उनसे आज्ञा ली होगी कि मौसम को क्यों ना अनुकूल कर दिया जाए। और पिछले 2 दिन से बहुत अच्छा सुंदर एक मौसम बना है, वातावरण बना है। और इस प्रभु की कृपा के साथ साथ आज इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए बहुत से हमारे नेताओं की, कार्यकर्ताओं की भी कृपा हुई है। निर्मल कुटिया के महाराज की भी कृपा हुई है। उन्होंने स्वीकार किया कि जितने भी कश्यप बिरादरी के जो लोग इस महर्षि कश्यप जयंती के दिन आएंगे, भंडारा लंगर जो है वो निर्मल कुटिया की तरफ से होगा। आज के इस कार्यक्रम में वैसे तो बहुत लोगों ने सहयोग किया। प्रेरणा दी श्री रामकुमार कश्यप जी विधायक ने, और मेहनत करने में सारी जिम्मेवारी ले ली हमारे सांसद श्री संजय भाटिया जी ने। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम अभूतपूर्व कार्यक्रम होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि आज दोनों पंडाल भरे हुए हैं, चाहे ये पंडाल भरा है, चाहे बराबर का पंडाल भरा है। इतनी बड़ी संख्या में मुझे लगता है कश्यप समाज शायद ही पहले इकट्ठा हुआ हो। एक कार्यक्रम इससे पहले पानीपत में जब हमारे रघुनाथ कश्यप जी भी चेयरमैन थे, तो उनके बुलावे पर मैं पानीपत में भी महर्षि कश्यप जी की जयंती के दिन आया था। आज उससे भी बढ़िया एक अभूतपूर्व दृश्य है। आज हमारे बीच में हमारे पड़ोस के क्षेत्र के सांसद कुरुक्षेत्र के श्री नायब सिंह सैनी जी भी उपस्थित हैं। अंबाला के हमारे सांसद पूर्व मंत्री श्री रतनलाल कटारिया जी भी शामिल हैं। हमारे जो प्रधान हैं हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के श्री समय सिंह जी, और चेयरमैन हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के राजकुमार कश्यप एडवोकेट जी, हमारे डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी, विधायक श्री हरिंद्र कल्याण जी, जेजेपी के विधायक चेयरमैन खादीपुर श्री रामनिवास जी, चेयरपर्सन पिछड़ा वर्ग आयोग श्रीमती निर्मला बैरागी जी, विधायक हमारे पानीपत से श्री प्रमोद विज जी, श्री महिपाल ढांडा जी, मेयर हमारी यहां करनाल श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी, हमारे पूर्व विधायक घरोंडा श्री रमेश कश्यप जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी करनाल श्री योगेंद्र राणा जी, जय भगवान नंबरदार पूर्व प्रधान हरियाणा कश्यप राजपूत सभा श्री कृष्ण पवार जी, पूर्व मंत्री श्रीमती नीलम कश्यप, चेयरपर्सन कंज्यूमर फोरम कुरुक्षेत्र, श्री मेहता जी पूर्व हमारे मंत्री करनाल, अन्य उपस्थित मंच पर विराजमान व सभा में उपस्थित महानुभाव, हमारी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों, जैसा मैंने बताया कि प्रभु की कृपा से यह कार्यक्रम हो रहा है। महर्षि कश्यप, उनके बारे में बहुत वर्णन हमने सुना है, और बहुत ही मैं कहता हूं कश्यप समाज एक भाग्यशाली समाज है कि अगर जीवन के प्रणेता, अगर मानव जाति की उत्पत्ति के अगर किन्हीं को भगवान कहा जा सकता है, तो ऐसे मुनिराज कश्यप परोपकारी प्राय प्रजापालक महर्षि कश्यप महाराज, जिनको सप्तऋषि की संज्ञा से भी नवाजा गया है। इनका नाम बहुत से ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे हर शास्त्र में महर्षि कश्यप जी का नाम लिया जाता है। और महर्षि कश्यप एक आदि ऋषि हुए हैं, यानी ऋषि परंपरा में सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है
तो महर्षि कश्यप का आता है। महर्षि कश्यप का जो व्यक्तित्व प्रेरणादायक है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो स्वर्ग प्रदेश कश्मीर, इसका नाम भी महर्षि कश्यप के नाम से रखा हुआ है। कश्मीर को महर्षि कश्यप वहां के लोग अपना पूर्वज मानते हैं। और जब महर्षि कश्यप का युग या उनकी नीति पर चलने वाले जितने भी आगे महानुभाव हुए हैं, सभी बहुत ही नीति प्रेरक, नीति के ऊपर चलने वाले, धर्म आधारित समाज जीवन चलने वाले, हमेशा उनके आदर्श जीवन को याद रखा जाएगा। कश्यप समाज का जो इतिहास है वो भी बहुत गौरवपूर्ण है। हमको मालूम है कि भगवान रामचंद्र जी जब वनवास के लिए गए थे तो उनको रास्ते में आश्रय देने वाले राजा निषाद भी कश्यप समाज से संबंध रखते थे। प्रभु रामचंद्र जी का सीधा संबंध है। यहां तक के भगत प्रहलाद के बारे में हमने सुना है, कश्यप समाज से संबंध रखते थे। और एक बात शायद जानकारी आपको है कि नहीं है, गुरु गोविंद सिंह जी ने जब पंच प्यारे सजाए थे तो जो पंच प्यारे, 5 देश भर के 5 लोगों को उन्होंने अपने पास बुला करके और जो खालसा पंथ की नींव रखी थी, उसमें एक जिनका नाम भाई हिम्मत सिंह कश्यप था, वो पंच प्यारे में से एक थे। और अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो जब औरंगजेब की सेना ने गुरु गोविंद सिंह जी को परिवार सहित बंदी बना लिया था, तो उस समय भी जो हिम्मत सिंह कश्यप जी के जो बेटे थे, जिनका नाम भाई मोतीराम था, उन्होंने छुप छुप करके गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे, उनके परिवार के लिए 3 रात तक लगातार दूध की व्यवस्था, रात को छुप के जाते थे, दूध दे करके आते थे उनको। और जो अत्याचारी, निर्मयी, निर्दयी जब पता लगा औरंगजेब को, तो औरंगजेब ने भाई मोतीराम को बंदी बनाया और बंदी बना करके उसको कोहलू में पिड़वा दिया। ये जो गन्ने का कोहलू होता है, इसके अंदर पिड़वा दिया। इस प्रकार के शहादत देने वाले, बलिदान देने वाले, और भाई मोतीराम वो भी कश्यप समाज से थे। हमारा कश्यप समाज बहुत वीर है, साहसी है और अपने आप पर आत्मनिर्भर बनने के लिए, जिसको कहना चाहिए कि वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हमेशा, जिसको कहते हैं कमेरा वर्ग से संबंध रखता है, कभी अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं देता, स्वाभिमानी है, हमेशा डट करके खड़ा रहता है। ऐसे कश्यप समाज का इतिहास ये हमको बताता है। भाइयों बहनों, जब ये विषय आया कि कश्यप समाज की मांग है कि आप जो है हमारे कार्यक्रम में आइए, महर्षि कश्यप की जयंती, तो मैंने उस दिन विचार किया कि मैं केवल कार्यक्रम में नहीं आऊंगा, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व, ऐसा भगवान का दर्जा जिनको प्राप्त है, उनकी जयंती हम सरकारी तौर पर मनाएंगे और खर्च भी सरकारी होगा उसमें। राम कुमार कश्यप जी हमारे विधायक इस बात के साक्षी हैं कि एक हमने योजना बनाई और उस योजना का नाम रखा संत महापुरुष सम्मान एवं विचार परिवार योजना। अर्थात ये जो संत महापुरुष होते हैं, ये जीवन को प्रेरणा देने वाले लोग होते हैं और सारे समाज के होते हैं, किसी एक बिरादरी के नहीं होते हैं। फिर भी अलग अलग बिरादरियों ने अपने अपने संतों के, महापुरुषों के, गुरुओं के नाते से कुछ अपनी परंपराएं बनाई हुई है। तब उन्होंने कहा कि सभी संतों के, महापुरुषों के जो जन्म जयंतियां हैं, उसको हम सरकारी तौर पर मनाएंगे। उसका नाम रखा संत महापुरुष सम्मान एवं विचार परिवार योजना, विचार प्रसार योजना। और इसके नाते से हमने कई, हमारे जो जयंतियां हैं, कई शताब्दियां हैं, ये हमने मनाई है। हमने महर्षि वाल्मीकि की जयंती, ये भी सरकारी तौर पर मनाने का निर्णय लिया है। गुरु रविदास जी की जयंती, ये भी सरकारी तौर पर मनाते हैं। भगत कबीर, डॉक्टर अम्बेडकर, इनकी जयंतियां भी हम सरकारी तौर पर मनाते हैं। और जहां तक शताब्दियों का विषय है, अभी आपने देखा होगा पिछले ही महीना, 1.5 महीना पहले हमने गुरु तेग बहादुर जी का जो 400 साल कार्यक्रम इसी
पानीपत की धरती पर जो बनाया, लाखों श्रद्धालु वहां इकट्ठे हुए, वो भी हमने सरकारी तौर पर मनाया। उससे पहले गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साल शताब्दी कार्यक्रम, गुरु नानक देव जी का 550 साल कार्यक्रम, ये भी बड़ी धूमधाम से हमने यमुनानगर और सिरसा इस प्रकार से बड़े कार्यक्रम किए। तो इस प्रकार की जयंतियों का कार्यक्रम अगले ही महीने 14 जून को रोहतक में भगत कबीर का इसी प्रकार का एक बड़ा वृहद कार्यक्रम हम सरकारी तौर पर वहां मनाने जा रहे हैं। तो भाइयों बहनों, मेरा कहने का भाव यही है कि जो संत महापुरुषों का जीवन होता है, ये हमें प्रेरणा देता है एक अच्छा जीवन जीने के लिए और हमको उत्साहित करता है। मैं आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं हमारे विधायक रामकुमार कश्यप जी का, जो अपने भाषण के अंत में ये कह रहे थे कि हमको पर्यावरण की भी चिंता करनी है, अपने को हर व्यक्ति को एक पौधा अपने जीवन में लगाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, पर्यावरण की चिंता करने वाला ये समाज, मैं आभारी हूं इनका कि इस प्रकार की चिंता करते हैं। राष्ट्रीय जितने भी नेतृत्व हुआ है, राष्ट्रवादी जो व्यक्तित्व हुए हैं, ऐसे सबकी जयंतियों पर कुछ न कुछ विशेष प्रधानमंत्री जी ने आकर्षण हमारा, यानी एक प्रकार से हमारा ध्यान उधर लेके गए। सुभाष चंद्र बोस नेताजी, उनकी जयंती जो हर वर्ष 23 जनवरी को होती है, उन्होंने कहा कि इसको केवल जयंती नहीं बल्कि इसको पराक्रम दिवस, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बहुत बड़ा पराक्रम किया आजादी के लिए, उसको पराक्रम दिवस मनाएंगे। और जो 26 जनवरी की परेड पहले हमेशा 24 जनवरी से शुरू होती थी, 24-25 तैयारी करते थे, 26 जनवरी को जो है उसका हम यात्रा निकालते थे अपनी गणतंत्र दिवस की। अब उन्होंने कहा कि नहीं, 24 नहीं, ये कार्यक्रम हमारा जो है इस 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है 23 जनवरी से शुरू होगा। अब इसका मतलब 23 जनवरी से 26 जनवरी देश की स्वतंत्रता के नाम से, देश के गणतंत्र होने के नाम से इसको भी याद रखा जाएगा। भाइयों बहनों, इसी प्रकार गुरु पुत्रों का, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र, उनका जो शहीदी का दिन है 26 दिसंबर, उसको भी वीर बाल दिवस इस रूप में देश भर में मनाने की बात कही गई कि वीर बालकों के नाम से भी उस दिन को, उनके पराक्रम को, उनके बलिदान को हम याद करेंगे। भाई बहनों, एक विषय, अब आखिर तो समाज के लिए कुछ करने की बात ऐसे महापुरुषों की प्रेरणा से वो भी बहुत जरूरी है। समाज कैसे समरस हो, कैसे खुशहाल हो, कैसे उनके जीवन में शांति आए और कैसे देश के प्रति उनका लगाव उनके मन में जागे, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने तो बहुत किया। लेकिन हम अब नरेंद्र मोदी जी के जब से देश में सरकार आई है, इस गरीब समाज के लिए बहुत सी योजनाएं ये हमने बनानी शुरू की है। दुर्भाग्य इस बात का है कि देश की जो 55 साल हमारी आजादी के बाद के शुरुआत के थे, तो जो राजनीतिक दल नारा लगाते थे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, वो उस समय तक गरीबी, आज तक वो जहां जहां लगे हुए गरीबी हटा नहीं पाए हैं। और एक विडंबना की बात एक और शुरू हो गई है कि एक बड़े नए नेता आ गए हैं अभी, और नए नेता गरीबी हटाने के बजाय उनको कहते हैं आप घर में बैठे रहो, घर में बैठ के खाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जबकि हम कहते हैं नहीं, हर परिवार का हम हिसाब किताब रखेंगे और एक एक परिवार का डाटा इकट्ठा करके हर परिवार से एक आदमी को लाएंगे, उसको पढ़ाएंगे, उसकी स्किलिंग, हुनर, इसका विकास करेंगे, उसको रोजगार के लायक बनाएंगे ताकि रोजगार करके अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपने परिवार को पाले। हम जिस पॉलिसी पर चल रहे हैं इसका नाम है स्टैंड अप पॉलिसी, और जो आज का नया नेता उभरा है उसकी पॉलिसी को मैं कहता हूं हमेशा, वो तो कहता सिट डाउन पॉलिसी। हम कहते हैं पैरों पर खड़े होकर के कमाओ, खाओ और परिवार को पालो, स्वाभिमान अपना मत छोड़ो। और वो क्या कहता है, नहीं नहीं कुछ मत करो, बैठे रहो घर में, और बैठे रहो तो मैं तुमको ये दे दूंगा, तुमको ये दे दूंगा, तुमको ये दे दूंगा। इसको मैं कहता हूं सिट डाउन पॉलिसी। अब बताइए, स्टैंड अप पॉलिसी ठीक है कि सिट डाउन पॉलिसी ठीक है? स्टैंड अप पॉलिसी ठीक है, इस हक में जो है उधर हाथ खड़े करो। और जिनको लगता है कि सिट डाउन पॉलिसी ठीक है, हम तो घर बैठेंगे, मुफ्त का चाहिए, अगर ये किसी को ठीक लगता तो बताओ। अब ये है अंतर, ये अंतर है। स्वाभिमानी समाज कभी नहीं कहेगा कि मैं मुफ्त का खाऊंगा, वो कहेगा मुझे योग्य बना दो, मुझे पढ़ाई लिखाई करा दो, ट्रेनिंग करा दो, स्किलिंग करा दो,
कहीं पॉलिटेक्निक में, कहीं मेडिकल कॉलेज में, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छी शिक्षा लेकर के मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, अपने परिवार की भी चिंता करूंगा, अपने समाज की भी चिंता करूंगा, अपने देश और प्रदेश की भी चिंता करूंगा। हमको समाज ऐसा खड़ा करना है। भाई बहनों, हमने क्या किया इसके लिए? एक ऐसी योजना बनाई है जो शायद ना तो देश में किसी प्रदेश में बनी है, ना ही दुनिया में कहीं बनी है। उस योजना का हमने नाम रखा है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र, अंग्रेजी में उसको फैमिली आईडी भी कह सकते हैं। उसमें क्या किया कि हर एक परिवार का डाटा हमने इकट्ठा किया कि इस परिवार में कितने सदस्य हैं, क्या करते हैं, पढ़ते हैं, कमाई काम करते हैं, बेकार हैं, बेरोजगार हैं, महिलाएं घर का कामकाज करती हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें कोई बीमार तो नहीं है। ऐसे हर एक परिवार के सदस्य की हमने जानकारी लेकर उसका डाटा तैयार किया और फिर उनकी आय पूछी हमने कि आपकी आय कितनी है। अब आय बताने वालों में उससे किसी ने 50,000 बताई, किसी ने 1 लाख बताई साल की, किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख, जितनी जिसकी है उसने बताई। ये अलग बात है कि बहुत लोगों के मन में जब लालच आता है तो 5 लाख वाला भी कहता 2 लाख है और 2 लाख वाला भी कहता मेरी 50,000 है।